नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विपिन कुमार यादव और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का जो नियम योगी सरकार के द्वारा आया हुआ है उस पर। जब से यह घोषणा हुई है कि 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, तब से बहुत सारे लोगों ने लेख लिखे हैं, बहुत सारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। ट्विटर पे भी अभियान चलाया जा रहा है कि स्कूलों को बंद न किया जाए। इसी सिलसिले में जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर अखिलेश यादव ने एक लेख लिखा है उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर, और जो अभी योगी सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है उस पर वो क्या कहते हैं, आज उस लेख के बारे में हम चर्चा करेंगे और योगी सरकार के द्वारा जो नियम आया है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अभी हाल ही में 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। उनका यह निर्णय 50 से कम संख्या होने पर प्राथमिक विद्यालय का अपने पास के ही प्राथमिक विद्यालय में विलय करने को लिया गया है। विलय करने की प्रमुख वजहों में सरकार ने स्कूलों की जर्जर स्थिति, शिक्षा स्तर में गिरावट, शिक्षकों की कमी, शहरीकरण के चलते शिक्षक असंतुलित, अभिभावकों का अंग्रेजी स्कूल की ओर झुकाव बताया गया है। उनकी इस व्यवस्था से शिक्षक के पद भी घटेंगे, सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर भी कम होंगे। सबको पता है कि इन प्राथमिक विद्यालयों में किन तबकों के बच्चे बहुतेरी मात्रा में पढ़ने आते हैं। मिड डे मील की सुविधा लागू हुई तो मजदूरी करने वालों के बच्चे भी एक टाइम भोजन के लिए ही सही पर प्राइमरी स्कूल जाना शुरू किए। सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण परिवेश में जो बच्चियां स्कूल जा रही थी उनके जाने में भी सुरक्षा के मद्देनजर काफी गिरावट हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में स्त्री शिक्षा में कमी एक गंभीर मसला है। सरकार के इस कदम से शिक्षा की समावेशिता पर ही सवाल खड़ा हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूलों की मौजूदा स्थिति को अगर देखा जाए तो परिषदीय स्कूलों की जो संख्या है वो 1,32,000 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय 45,625 है और प्राथमिक विद्यालय 85,000 है। इनमें विद्यार्थियों की संख्या 1,49,00,000 है, यानी कि 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक। लेकिन अगर वहीं प्राइमरी स्कूल की बात करें तो सत्र 2023-24 में 1,74,00,000 दाखिले हुए थे प्राइमरी स्कूल में बच्चों के, और वहीं सत्र 2024-25 में 1,52,00,000 दाखिले हुए थे, यानी कि 22 लाख बच्चे स्कूलों में दाखिला लिए ही नहीं। यानी कि अब 35 छात्र पर एक शिक्षक। और ये जो आंकड़ा है ये अमर उजाला का आंकड़ा है। अमर उजाला ने अपने न्यूज़पेपर में इस आंकड़े को छापा है। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय को बंद कर देना निदान नहीं बल्कि उन विद्यालयों के लिए बजट को बढ़ाना और निगरानी में रखकर चलवाना एक बड़ा कदम होगा। फंड कट्स और स्कूल मर्ज में सबसे बड़ा नुकसान गरीब तबकों का होगा। बच्चे जब स्कूल ही नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, और बिना किसी अल्टरनेट व्यवस्था किए सरकार इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार जो सरकार है वह आम आदमी के पक्ष में काम करने की बजाय शिक्षा माफियाओं के पक्ष में काम कर रही है। इस निर्णय से साफ तौर पर प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को लाभ मिलेगा, जो बड़े बड़े विद्यालय खोलकर ड्रेस, बुक, कॉपी, पेंसिल, टूर, डांस क्लास आदि के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूल रहे हैं। एक बड़ा तबका स्कूल जाने से वंचित होगा। आजादी के बाद जो एक बहुत बड़ी पीढ़ी के तमाम लड़ाइयां लड़ते स्कूलों कॉलेजों होते हुए उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे, और अब यह समझ में आ रहा है कि उनकी अगली पीढ़ियों में शुरुआती शिक्षा से ही कटौती हो जाएगी, तो आगे ना वो पढ़ पाएंगे ना वो लिख पाएंगे। यह विशुद्ध रूप से दलित, पिछड़ा, आदिवासी तबकों से आने वाले लोगों को मानसिक गुलाम बनाने की ओर काम किया जा रहा है। जब से अब खबर प्रकाश में आई है तब से लगातार इसका विरोध भी जारी है। प्रतियोगी छात्रों द्वारा एक्स पर सेव विलेज स्कूल अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीटीसी संघ और डीएलएड मोर्चा द्वारा भी अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। शिक्षक संघ ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है और इस फैसले का विरोध किया है। इन सभी बातों में एक बात जो मुझे खटक रही है वह यह है कि पिछले 3 सालों में छात्रों ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया है। कुछ छिटपुट आंदोलन हुए हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन बढ़ चढ़ करके कहीं भी नहीं आंदोलन हुआ है। अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में ही फीस वृद्धि को लेकर कुछ छात्र आंदोलन किए और वो अभी भी जेल में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया। आप एक बात को समझिए, अगर छात्र संघ ही नहीं होगा तो आंदोलन होगा कैसे। और यहां पर ही छात्र संघ की कमी स्पष्ट तौर पर समाज में आती है। छात्र संघ छात्रों का एक समूह होता है जो कि एकजुटता से अपनी आवाज उठाता है। वह एक स्टेज तैयार करता है जहां पर बिना हिचक के जो आम छात्र है वह भी अपनी बातों को रख सके। छात्र संघ उन मुद्दों को उठाता है, उसके पास ट्रेनिंग होती है कि कैसे इन मुद्दों को अहिंसात्मक तरीके से उठाना है और सरकार को तथा संबंधित प्रशासन को चेताना है। इस समय में हमें छात्र संघ का न होना काफी अखर रहा है कि आवाज उठाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है।
आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई समय से यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ बंद है। कुछ चुनिंदा जगहों पर छात्र संघ के चुनाव हो भी रहे थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से वहां भी चुनाव बंद है। ऐसे में छात्रों की आवाज की मुखरता के लिए उनके पास ना कोई स्टेज है और ना ही कोई मजबूती से आंदोलन वो कर पाते। यदि कुछ छात्र मिलकर आंदोलन करते भी हैं तो सरकार और पुलिस के दबाव में मुकदमे लिख करके उन छात्रों को दबा दिया जाता है। ऐसे समय में छात्र संघ का होना अति आवश्यक है, जो कि सरकार, शासन, पुलिस से बिना डरे बढ़ती फीस, खराब होते इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्रोफेसर्स की कमी ही नहीं बल्कि महंगाई से लेकर कानून व्यवस्था तक, प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक अपनी आवाज को उठा पाए। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़े छात्र आंदोलन हुए हैं, जैसे कि 2012-13 में यूपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन, 2017 में बीएचयू गर्ल्स प्रोटेस्ट, 2016-17 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड को लेकर आंदोलन, 2017 में ही एसएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट इलाहाबाद में हुआ था, 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला को लेकर आंदोलन अभी भी चल रहा है, 2019-20 छात्र संघ बहाली और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ आंदोलन, और 2022 में फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा आंदोलन, और 2025 में फिर आंदोलन शुरू होने जा रहा है विलय किए जा रहे विद्यालयों के खिलाफ, जो कि योगी सरकार के द्वारा भी विद्यालयों को, प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज करने की जो नियम कानून बनाए गए हैं। परिस्थितियां जो भी हो, सभी छात्र नेताओं एवं ग्रामीण परिवेश से आने वाले अभ्यर्थियों, प्रतियोगियों को सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर आगे आना होगा और अपने स्तर पर विरोध दर्ज कराना होगा। अन्यथा आने वाले समय में सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही नहीं बल्कि परिषदीय स्कूल और साथ ही साथ महाविद्यालयों पर भी सरकार का यह शिकंजा कसा जा सकता है। साथ ही सरकारी नौकरियों में भी इससे काफी गिरावट आएगी। इसे एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के हमले के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। अंत में यह कहना उचित होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का भविष्य, नीति निर्धारण छात्र आंदोलनों और विद्यार्थियों के अधिकारों पर निर्भर है। सरकार को चाहिए कि वे इन मुद्दों को ध्यान में रखकर समावेशी और न्याय संगत तरीके से कदम उठाए। आप सोचिए, अगर प्राइमरी स्कूल को मर्ज किया जाएगा तो नौकरी रोजगार की कमी होगी। जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे, हो सकता है उनके घर से वो 200-500 मीटर की दूरी पर स्कूल हो, और जब वो स्कूल कहीं और मर्ज किया जाएगा तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की भी दूरी हो सकती है। और ग्रामीण परिवेश में बारिश के समय, बाढ़ के समय, गर्मी के समय क्या हालत होती है आप अच्छे से जानते हैं। शहरों की तरह ग्रामीण परिवेश में आने जाने के साधन संसाधन भी बहुत कम होते हैं। अगर ऐसे में स्कूलों को मर्ज किया जाएगा तो कितने बच्चों का भविष्य जो है वो संकट में आ सकता है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी समस्या होगी ग्रामीण परिवेश में बच्चियों की शिक्षा के लिए, गर्ल्स एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या वहां पे पैदा होगी। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों को घर से दूर भेजने में या घर से बाहर भेजने में लोग सकुचाते हैं, और ऐसे में अगर उनके घर के पास वाला स्कूल किसी दूर के स्कूल में मर्ज हो जाएगा तो आप सोचिए कि एजुकेशन सिस्टम किस ओर लेके जा रहा है एजुकेशन को। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं इस खबर को लेकर और स्कूल मर्ज होने को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।